हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं आयुषी तिवारी और बहुत समय से इस टॉपिक का वेट किया जा रहा था। सबके कमेंट आ रहे थे कि मैम मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, प्लीज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं लेकर के आई हूं मेटाबॉलिक पाथवे पे क्लास, जिसमें हम जानेंगे कि क्या होता है मेटाबॉलिक पाथवे, हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, एनर्जी को सिंथेसाइज करती है। आइए देखते हैं। शुरुआत करने के पहले मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, आप सब देख सकते हैं कि दो लोग हैं जो लंच पे गए हुए हैं। लंच में क्या खा रहे हैं? एप्पल खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं? कुछ बनानास और कुछ कुकीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ टेबल पे रखी हुई हैं जो वो खा रहे हैं। बट क्या क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये खाना जो हम खा रहे हैं उसको हमारी बॉडी यूज कैसे कर रही है, किस तरीके से हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं? क्या हम कभी भी बैठ के सोचते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करती है? आइए जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मेटाबॉलिक पाथवे? क्या है मेटाबॉलिक पाथवे? ऐसा प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो उसमें हमारी बॉडी जो है एनर्जी को यूज, खाने को यूज करती है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी वह प्रक्रिया जिसका उपयोग आपका शरीर आपके द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए यूज करता है। ठीक है, हमारे जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको एनर्जी में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। हमें याद होगा, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, मान के चलिए कि हम जिम जा रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो जो एक्सरसाइज हम करते हैं उसमें हमारा क्या लग रहा है? एनर्जी लग रही है बॉडी की। ठीक है, तो क्या जो हम मेटाबॉलिक पाथवे की बात कर रहे हैं उसमें दो टाइप की एनर्जीज होती हैं, दो टाइप के पाथवेज होते हैं जो हम पढ़ते हैं? आइए जानते हैं। उसके पहले मैं एक जो है मेटाबॉलिक पाथवे होता क्या है उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी। मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? एक चेन रिएक्शन। क्या होता है मेटाबॉलिक पाथवे? एक चेन रिएक्शन होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? एक चेन रिएक्शन है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे कितने टाइप का होता है? दो मेन टाइप की बात अगर हम करते हैं, दो मेन टाइप के मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं, पाथवेज की, है ना? कौन से पाथवेज होते हैं? एक मेटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, सॉरी। ठीक है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दो पाथवेज होते हैं। जो हमारा मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसके बारे में मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिएक्शन होता है। तो अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? जॉइन विथ ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम रिएक्शंस की बात करें, ठीक है, कैटाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे, क्या होता है कैटाबॉलिक पाथवे? ये ब्रेक करता है लार्ज मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। जो लार्ज, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। कौन सा? कैटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, यूजुअली इसका काम क्या है? ये एनर्जी रिलीज करता है ना, जैसे शुगर्स, फैट्स, प्रोटीन्स हमने देखा। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं एनाबॉलिक पाथवेज की,
तो ये असेंबल करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम सिंपलर वंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को असेंबल करता है, पास लाता है किससे, सिंपलर वंस से, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। रिक्वायर होता है यूजिंग एनर्जी सेल्स, कोशिकाएं हमें पता है, टिश्यूज मसल्स मांसपेशियां जो हमारी होती हैं, रिवाइटलाइजिंग ऑर्गन्स अंगों को पुनर्जीवित करना, ठीक है। ये हमने पढ़ा कैटाबॉलिक पाथवे और मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, कि क्या होता है ये। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब हमें एक चीज पता करनी है। अब जैसे एनाबॉलिक है तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है, कहाँ से आती होगी एनाबॉलिक पाथवे के पास एनर्जी। तो एनाबॉलिक पाथवे के पास एनर्जी जो देता है वो है कैटाबॉलिक पाथवे। यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, ये जो इसमें बना हुआ है, और ये एनाबॉलिक को जाती है, और उस एनर्जी का नाम क्या है, एटीपी, ठीक है। उस एनर्जी का नाम क्या है, एटीपी, एनर्जी जो स्टोर होके रखी जाती है, ठीक है। यहाँ से तो रिलीज हुई एनर्जी, कैटाबॉलिक पाथवे से एनर्जी रिलीज हुई। अगर हम देखते हैं एनाबॉलिक से, ये एनर्जी जो रिक्वायर होती है ये जाती है और ये एनर्जी स्टोर हो जाती है सॉरी। तो वो क्या होती है, ये एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है। तो याद रखेंगे एनाबॉलिक को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो कैटाबॉलिक पाथवे से एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का नाम क्या है, तो नाम है एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब काम क्या है एटीपी का, एटीपी का काम भी पढ़ लेते हैं। तो एटीपी का काम है एनर्जी स्टोर करके रखना, ठीक है। एनर्जी स्टोर करके रखता है, और क्या करता है एटीपी, बोल सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक। एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और क्या होगा, ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। ये काम किसके हैं, एटीपी के, मतलब ग्रोथ को रिपेयर और मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और क्या ये करेगा, एक और काम क्या हो सकता है। आप लोग कमेंट भी करिएगा मुझे जब भी आप ये क्लास देखें कि क्या इसमें हो सकता है एक और कुछ काम एटीपी का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एक और मैं बता देती हूँ जो है टॉक्सिन्स को डिनोटिफाई करना, ठीक है। यहाँ पे स्पेस मैं इधर लिख देती हूँ, या फिर ठीक है, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग, है ना, स्पेलिंग से, ठीक है। मैं कलर लाइट कलर यूज कर लेती हूँ जिससे आप लोगों को और इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो एटीपी के 3 काम याद रखेंगे हम। क्या करता है वो, एक तो टॉक्सिन्स को टॉक्सिफाई करेगा, ठीक। उसके बाद ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। कई बार क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिंग फूड जो है और ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टोर्ड फूड, ये एनाबॉलिक पाथवे का काम है, ठीक है। और डाइजेस्टिंग फूड और ये भी बिना क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टोर्ड फूड्स, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, एडीपी प्लस फोस्फेट से, ठीक है। एडीपी प्लस फोस्फेट, ये तो हमें पता है, ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया वही प्रोसेस की एक छोटी सी इमेज है, पीपीटी लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे कैटाबॉलिक में एनर्जी रिलीज होती है और एनाबॉलिक में एनर्जी रिक्वायर होती है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये मेटाबॉलिक पाथवेज के कुछ स्टेप्स हैं जिनमें हमने बात किया, ग्लाइकोलिसिस में किसका यूज होता है, तो होता है किसका, ग्लूकोज का, है ना। किसका यूज होता है ग्लूकोज का, जिससे हम एनर्जी बनाते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके बाद क्या आता है,
फर्मेंटेशन भी होता है ना जो ह्यूमंस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिससे हम लैक्टिक एसिड एंड ऑल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो सबसे पहले जो हम स्टेप की बात करते हैं, है ना, सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, जब हम पाथवेज की बात करते हैं, तो जो सबस्ट्रेट होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, क्या होगा वो, फर्स्ट स्टेप की बात करें तो रॉ मटेरियल जो है वहां से शुरुआत होती है। रॉ मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट इनपुट। ठीक है, तो पाथवे की जो स्टार्ट तब होती है, कब होती है, जब वो रॉ मटेरियल सबस्ट्रेट इनपुट जो है वो वहां से एंटर करता है, ठीक, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है। उसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें, जैसे हमें पता है ग्लाइकोज ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से कितने 6 कार्बन बनते हैं, ठीक है, 6 कार्बन चेन, है ना। बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि पाथवे जो है वो तब स्टार्ट होती है जब कोई सबस्ट्रेट जो है अंदर एंटर करता है ना, कोई भी पाथवे तभी स्टार्ट होगी जब कोई भी सबस्ट्रेट अंदर एंटर करेगा, ठीक। ये हमने फर्स्ट स्टेप देखी, ग्लूकोज से 6 कार्बन जो चेन के अंदर एंटर करता है, ये हमने देखा। अब अगर सेकेंड की बात करें तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी एक्टिवेशन होगी। पहले किसका यूज करेंगे, कुछ एटीपी का यूज करेंगे, है ना, जिससे ग्लूकोज जो है वो एक्टिव हो जाए, ठीक है, कुछ एटीपी का यूज करेंगे जिससे ग्लूकोज एक्टिव हो जाएगा, है ना, तो उससे क्या है, वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी हमने करी। उसके बाद कन्वर्जन फेज हो जाएगा, थर्ड प्रोसेस इधर लिख देती हूँ मैं, फिर आ जाएगा कन्वर्जन फेज। ठीक है, थर्ड प्रोसेस जो है, फिर इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं किसमें, एंजाइम्स में। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे स्टेप बाय स्टेप किसमें, एंजाइम्स में, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि हमने रॉ मटेरियल को सबस्ट्रेट का यूज किया, ठीक है, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जो सेकेंड स्टेप हमने लिया, और सेकेंड स्टेप के बाद हमने कन्वर्जन फेज देखा जिसमें मॉलिक्यूल्स स्टेप बाय स्टेप बदलते जाएंगे किसमें, एंजाइम्स में, ठीक है। फिर अगर फोर्थ फेज की बात करें, फोर्थ में यहाँ लिख देती हूँ, मतलब फोर्थ यहाँ डाल देती हूँ मैं, इट इज एनर्जी जनरेशन फेज। फोर्थ जो होता है हमारा वो होता है एनर्जी जनरेशन फेज, जिसमें हम एनर्जी को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये सारे स्टेप्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फिफ्थ जो होगा दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, फिफ्थ में क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो पाथवेज क्यों जरूरी है, क्या होता है मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप जो केमिकल प्रोसेसेस रहते हैं को हैंडल करता है, उसके वजह से जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी में स्टोर होती है और उसको हम यूज करते हैं किसी भी काम के लिए। हमें पता है ना, हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो किसकी है, एनर्जी की। अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने बताई आपको। फिर जो है लास्ट स्टेप अगर हम देखते हैं, सिक्स्थ वाली, तो रेगुलेशन वाली स्टेप होती है, ठीक है। सिक्स्थ जो है हमारी रेगुलेशन वाली स्टेप होती है जो हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं
मतलब इसमें क्या बोलते हैं, रेगुलेशन में बॉडी डिसाइड करती है हमारी कि जो एंजाइम्स जो रेट है वो स्लो है या फास्ट है। ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मतलब कैसे बता सकती हूँ मैं, पाथवे जो है वो स्लो है कि फास्ट है। स्लो और फास्ट ये बॉडी डिसाइड करती है किसमें, रेगुलेशन में, लास्ट वाला जो प्रोसेस है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव करते हैं हम। ओवरऑल सबको समझ में आ गया ना? कुछ डाउट्स हो तो फिर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, सारे स्टेप्स तो हमने कवर कर लिए हैं। उसके अलावा हमें पाथवेज का पता है ना, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, ठीक है, जो मैंने बता दिया है। और क्रेब्स साइकिल क्यों यूज होता है ये भी मैं लिख देती हूँ। क्रेब्स साइकिल क्यों यूज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्रेब्स साइकिल जो है वो यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये याद रखेंगे हम एग्जाम पर्पज से, है ना। बाकी स्टेप्स मैंने सारी बता दी है। फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस भी हमें पता है, प्रोटीन्स बनाना अमीनो एसिड से, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बाकी सारे टॉपिक्स मेरे ख्याल से इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो तो हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ कैटाबॉलिक पाथवे की, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन उसका एग्जाम्पल था, है ना, जो मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रॉपर जो पाथवेज होते हैं, क्रेब साइकिल, फिर फर्मेंटेशन जो ह्यूमंस यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। इसके अलावा मैं टॉपिक ही देख रही हूँ कि कुछ और जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं आपके लिए थोड़ा जिससे फायदा हो। अदरवाइज ये एक शॉर्ट वीडियो ही थी जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि मेटाबॉलिक पाथवे होता क्या है, एक जनरल इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ वीडियो थी। है तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब एक अगर बहुत इजीली फॉर्म में भी समझे कि क्या होता है, तो मेटाबॉलिक पाथवे कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल मैं सोच रही हूँ जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको और इजी समझ में आ जाए। मतलब एक कैसे बता सकते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे जो है एक फैक्ट्री लाइन की तरह होती है, जहाँ पे हर वर्कर का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। ठीक है, हर वर्कर जो है अपना अलग अलग काम करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, और लास्ट में किसका फॉर्मेशन होता है, बायोमोलिक्यूल का, एनर्जी। ठीक, ये एक मैंने नॉर्मली क्या बोलते हैं बता दिया है। ठीक, एनर्जी या बायोमोलिक्यूल लास्ट में जो बनता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो मैंने ओवरऑल समझा दिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार कि क्या कुछ है, जो मैंने समझाया है वही लिखा हुआ है। ग्लाइकोलिसिस में हमें पता चला ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड NADH, और एनर्जी कितनी रिलीज हुई, दैट इज 2 ATP। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में मैंने बताया एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, वो भी अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये देखा, ये भी मैंने पढ़ा दिया कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब्स साइकिल में 2 पायरुविक एसिड से मेजर एनर्जी सोर्स, जैसा कि मैंने बताया था कि क्रेब्स साइकिल जो है हमारा वो मेजर एनर्जी सोर्स है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन और एनर्जी कितनी, 2 NADH 2 FADH 2 NADH, फिर 2 ATP एनर्जी और 2 ATP एनर्जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, बस वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ से जो 2 एनर्जीज थी वो 2 FADH 2 और 8 NADH यहाँ आ गई। ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, 2 पायरुविक एसिड से ये बना, और एनर्जी कितनी यूज हो रही है, 2 ATP, और ये रिलीज कितनी हो रही है, 34 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि एनर्जी का, उसके बाद हमने देखा था, मैंने बताया था, फर्मेंटेशन जो सबसे ज्यादा लार्ज एनर्जी सोर्स है ना, सबसे ज्यादा लार्ज एनर्जी सोर्स है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मैंने बताया लार्ज एनर्जी सोर्स। उसके बाद अगर हम देखते हैं
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का मैंने बता दिया था, पर 2 पायरुविक एसिड और 2 NaDH में बता दिया था। कोई भी ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे नहीं है ना, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्मेंटेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के बिना होता है, ऑक्सीजन के बिना होने वाला प्रोसेस है फर्मेंटेशन। ठीक है, लिख भी देती हूँ मैं, विदाउट ऑक्सीजन। और विदाउट ऑक्सीजन जो प्रोसेसेस होते हैं उनका नाम क्या है? दे आर, दैट इज एनारोबिक प्रोसेसेस। ठीक है, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन तो हमें पता है क्या होता है क्या नहीं, विदाउट ऑक्सीजन एरोबिक प्रोसेस। ठीक, इसीलिए ऊपर इसमें प्रॉपर लिखा गया है कि कोई भी ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम उस पर चलते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, इसमें भी हमने सेम वही चीजें हैं, 2 पायरुविक एसिड और 2 NaDH एनर्जी वो बनी हुई। ठीक है, और फर्मेंटेशन में हमेशा 2 ATP एनर्जी लगती है, 2 ATP, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और कुछ टॉपिक रह गया है क्या हमारा? अच्छा, इसके फर्मेंटेशन के एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ क्या हो सकता है। फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है? अल्कोहल का फर्मेंटेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं फर्मेंटेशन के, तो वहां पे ये एंड होता है। इसके अलावा हमें क्या बोलते हैं, कोई भी चीजें मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन का हमें पता है सारी चीजें, और फर्मेंटेशन का मैंने बता दिया है, एक एनारोबिक प्रोसेस होता है। ठीक, और इसमें कुछ टॉपिक बचे हैं क्या? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इट्स डन। ठीक है, और जो मेन मेन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। एनर्जी हमें पता है कितनी यूज़ करता है ये, 2 ATP। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल मैंने बता दिया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन। है ना, क्लास मेरे ख्याल से अभी कंप्लीट हो गई है, डन। और ग्लाइकोलिसिस का हमें पता है, फर्मेंटेशन सिर्फ ग्लाइकोलिसिस तक ही होता है। ठीक, तो चलिए एंड करते हैं क्लास को। और एक लास्ट जो स्लाइड है मेरे ख्याल से, फर्मेंटेशन में कोई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता है, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फर्मेंटेशन के एग्जाम्पल हैं। और फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड मैंने बता दिया था, ग्लूकोज से प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, स्लाइड ही चेक कर लेते हैं लास्ट। ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस, एनर्जी 2 पायरुविक एसिड, 2 NaDH, 2 ATP, 2 ATP, सब में 2 ATP एनर्जी लग रही है। क्रेब्स साइकिल में 2 पायरुविक एसिड और 2 FADH2, 8 NaDH। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में 2 पायरुविक एसिड, 2 FADH2 और 8 NaDH। ठीक है, और इसमें भी 2 ATP एनर्जी लग रही है। ठीक, तो ये था। उसके बाद मैंने बता दिया कि हमारा जो न्यू बैच है 4 से स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है? 4 4 से नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है MPFSO का। 2 मंथ्स का टारगेट है हमारा कि 2.5 मंथ्स में प्रॉपर पूरा कंप्लीट कर देंगे हम सिलेबस। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बैच, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, मतलब लाइव चलेंगी, उसके बाद वो रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, कोर्स की प्राइस है 3997, जो कि 4000 ही है बोल सकते हैं समड अप। ठीक है, सिर्फ अगर आपको टेस्ट लेना है और या फिर सिर्फ पेपर 2 लेना है, सिर्फ टेस्ट लेना है, तो उसकी प्राइस अलग है, 697 है। और सिर्फ आपको अगर पेपर 2 लेना है
तो उसकी प्राइस है 2000। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ पेपर लेना चाहते हैं पेपर 2, उसमें भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वीडियो कोर्स मिल जाएगा। जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है, इंटरव्यू नहीं हो जाता है, तब तक आपके हाथ में रहेगा प्रॉपर कोर्स। फिर टेस्ट सीरीज निगेटिव मार्किंग के साथ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में ई बुक, मेंटरशिप, सब कुछ मिल जाएगा। डाउट सेशंस रहेंगे 1 to 1 लाइव। मैं बात करूंगी आप लोगों से कि क्या डाउट्स हैं, क्या चीजें हैं, सारी चीजों की क्लैरिटी हम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको परचेज करना है, ज्वाइन करना है हमारा बैच जो नया स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हम एक एमसीक्यू की बुक लेकर के आएंगे, जिसमें आप सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।